Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic late 19th century colonialism. So लास्ट वीडियो में हमने टेक्नोलॉजी के रोल के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने वर्ल्ड को चेंज करने में क्या रोल प्ले किया। और ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी ये अपने आप नहीं हुई थी, काफ़ी सारे फैक्टर्स थे, काफ़ी सारे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इतने सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए। अब इस सेक्शन में हम लेट 19th सेंचुरी के जो कॉलोनियलिज्म वाला टाइम पीरियड है उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रेड फ्लरिश्ड एंड मार्केट्स एक्सपेंडेड इन द लेट 19th सेंचुरी। अब हमें ये तो पता है कि लेट 19th सेंचुरी तक क्या हो रहा था कि एक्सपेंड हो रहे थे सारे जो भी ट्रेड वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा फैल रहे थे, मार्केट्स काफ़ी बढ़ रहे थे, तो जो व्यापार है वो बहुत अच्छा चल रहा था। बट दिस वॉज नॉट ओनली अ पीरियड ऑफ एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी। बट लेट 19th सेंचुरी के टाइम पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेड बढ़ ही रही थी या सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा था। इसकी कुछ डार्कर साइड भी थी। मतलब एक तरफ तो हमें ये दिख रहा था कि चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, ट्रेड फ्लरिश कर रहा है, मार्केट एक्सपेंड हो रहा है, बट एट द सेम टाइम दूसरे तरफ एक इसकी डार्कर साइड भी थी, एक ऐसी साइड जहाँ पे लोग प्रॉब्लम्स झेल रहे थे। In many parts of the world, the expansion of trade and a closer relationship with the world economy also meant a loss of freedoms and livelihoods. तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे जहाँ पे इस बढ़ते हुए ट्रेड के वजह से क्या हो रहा था, बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड चली गई, उनके काम छूट गए, उनकी फ्रीडम उनसे छीन ली गई। Late 19th century European conquests produced many painful economic, social, and ecological changes through which the colonized societies were brought into the world economy. So late 19th century के टाइम पे क्या हुआ, जो कॉलोनियलिज्म था, मतलब कि जो यूरोपियंस दूसरे दूसरे जगहों को अपने अंडर ले रहे थे, दूसरे देशों पे अपना कब्जा कर रहे थे, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, बहुत सारे इकोनॉमीज जो हैं वो बर्बाद हो गई, बहुत सारे सोशल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस आए यूरोपियन के इस कॉन्क्वेस्ट की वजह से। जैसा कि हमें पता ही है कि जो यूरोपियंस थे वो जैसे हमारे देश में भी आए थे और उन्होंने हम पे कब्जा किया था, हमारे देश को एक तरीके से पूरा कंट्रोल कर रहे थे वो लोग, तो उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था। अब ऐसा नहीं था कि यूरोपियंस ने सिर्फ और सिर्फ इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था, ऐसे बहुत सारे दूसरे ऐसे देश थे जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स या जो दूसरे यूरोपियंस हैं वो रूल कर रहे थे। अब इन सारे चेंजेस की वजह से क्या हुआ कि जो कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज़ हैं, ऐसे देश हैं, वो एक तरीके से इस पूरे जो भी चेंजेस हो रहे थे उसके एक नेगेटिव इफेक्ट का हिस्सा बन गए। मतलब कि जो यूरोपियंस थे वो तो बड़े मजे से बढ़ते हुए ट्रेड का फायदा उठा रहे थे, बट इस बढ़ते हुए ट्रेड का नुकसान किसको भुगतना पड़ रहा था, इन कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज को। Look at the map of Africa. You will see some countries' borders run straight as if they were drawn using a ruler. अब यहाँ पे अफ्रीका का मैप दिया हुआ है, इसमें आप देखोगे कि कुछ कंट्रीज के जो बॉर्डर हैं वो कैसे हैं, ऐसा एकदम स्ट्रेट लाइन है। देखो यहाँ पे इजिप्ट, एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइंस है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके बॉर्डर्स को स्केल से नाप के बनाया गया है ना। यहाँ पे देखोगे एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइंस हैं, ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर ऐसे स्केल रखा गया और फिर ये बाउंड्रीज खींची गई हैं। अब हुआ भी ऐसा ही था, ये सच है कि मतलब इनके जो बॉर्डर्स हैं वो एकदम ऐसे बांटे गए हैं लाइन से। तो हुआ क्या था कि जो यूरोपियन पावर्स हैं, अब यूरोप में एक नेशन तो था नहीं जो कि कॉलोनी बना रहा था, यूरोप में बहुत सारे नेशंस हैं, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ठीक है, इसके अलावा जर्मनी है, तो ऐसे बहुत सारे देश थे जो कि बाहर दूसरे देशों में अपनी कॉलोनीज बना रहे थे या दूसरे देशों को कंट्रोल कर रहे थे। तो जब बात आई अफ्रीका की, तो अफ्रीका में अलग अलग यूरोपियन पावर्स अलग अलग हिस्से को कंट्रोल करती थी। तो हुआ क्या कि ये जो यूरोपियन पावर्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया, जैसे बीच में झगड़े भी होते हैं कि ये तुम्हारा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, तो यूरोपियन पावर्स में बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे इन हिस्सों को लेकर कि कौन सा हिस्सा मेरा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, यूरोपियन पावर्स ने अफ्रीका का एक तरीके से मैप लिया और उसको डिमार्केट करना शुरू कर दिया प्रॉपर तरीके से कि ये हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा तुम्हारा है। तो उन्होंने ऐसे बाउंड्रीज वगैरह बनाए, तो उसी की वजह से आपको कुछ जो बॉर्डर्स है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में देखेंगे। तो जो यूरोपियन पावर्स हैं वो उन्होंने अपनी अपनी बाउंड्रीज, अपने अपने जो उनके टेरिटरीज हैं उनको डिमार्केट करने के लिए, उनको बताने के लिए कि ये मेरा हिस्सा है, ये तुम्हारा हिस्सा है, इस तरीके से बाउंड्रीज बनाई थी।
In 1885, the big European powers met in Berlin to complete the carving of Africa between them. So 1885 में जो यूरोपियन पावर्स थी, बड़ी बड़ी जो यूरोपियन पावर्स थी, वो बर्लिन में मिली ताकि वो अफ्रीका को उनमें आपस में सही तरीके से बांटने का जो काम है उसे खत्म कर सकें। तो उसलिए वो मिले थे। मतलब बेसिकली जो यूरोपियन पावर्स थी वो अफ्रीका की कौन सी टेरिटरी किसके अंडर आएगी इस चीज को डिसाइड करने के लिए हुई थी ये मीटिंग। Britain and France made vast additions to their overseas territories in the late 19th century. तो ब्रिटेन एंड फ्रांस ने क्या किया, उन्होंने लेट 19th सेंचुरी के दौरान बहुत सारे ऐसे जगहें थी, बहुत सारे ऐसे देश थे जिनके ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था। तो लेट 19th सेंचुरी तक उन्होंने ब्रिटेन एंड फ्रांस ने काफी सारे इलाकों को अपने अंडर ले लिया था। उनकी जो ओवरसीज टेरिटरीज है, ओवरसीज मतलब एक तरीके से समुद्र पार दूसरे जगहों पे, जैसे उनका देश यहाँ पे है तो बाकी बहुत सारी ऐसी अलग अलग टेरिटरीज थी जिनको ब्रिटेन एंड फ्रांस ने अपने अंडर ले लिया था लेट 19th सेंचुरीज तक। उसके बाद बेल्जियम एंड जर्मनी बिकेम न्यू कॉलोनियल पावर्स। अब इस टाइम पे ब्रिटेन एंड फ्रांस के साथ साथ बेल्जियम एंड जर्मनी जो है वो भी नई कॉलोनियल पावर बन गए थे। मतलब अब यूरोप में बेल्जियम एंड जर्मनी जो है वो भी दूसरे देशों पे अपना कंट्रोल कर रहे थे, दूसरे देशों को अपनी कॉलोनी बना रहे थे। The US also became a colonial power in late 1890s by taking some colonies earlier held by Spain. So 1890s के एंड आते आते मतलब 98-99 ये वाला जो पीरियड है उसमें क्या हुआ कि अब यूएसए भी कॉलोनियल पावर बन गया। मतलब कि यूएसए की कुछ ऐसी कंपनीज, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस वो भी अब कुछ ओवरसीज टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में करने लगी। वो टेरिटरीज जो कि पहले स्पेन के द्वारा हेल्ड की जाती थी, जिन पे पहले स्पेन कभी कंट्रोल किया करता था, अब उनको यूएसए ने अपने अंडर ले लिया था। मतलब कि पहले एकदम शुरुआत में जब यूएसए का एक तरीके से यूएसए की डिस्कवरी हुई थी तब हमें देखने मिला था कि यूएसए को यूरोपियंस अपनी कॉलोनी बना रहे हैं। बट अब 1890s आते आते टाइम ऐसा हो गया था कि अब यूएसए काफी डेवलप हो चुका था और वो अब किसी की कॉलोनी नहीं था, बल्कि अब यूएसए भी दूसरे देशों को अपने अंडर ले रहा था। अब यूएसए अपनी कॉलोनीज बना रहा था। Now let us look at one example of the destructive impact of colonialism on the economy and livelihoods of colonized people. अब नेक्स्ट ये जो सेक्शन है 2.4 वाला, इसमें हम एक एग्जाम्पल लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो कॉलोनियलिज्म है, ये जो ब्रिटेन वगैरह, ये जो यूरोपियंस दूसरे देशों पे कंट्रोल कर रहे थे, इसकी वजह से जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं, जिन लोगों के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, उन लोगों की लाइफ पे क्या असर पड़ा, इस चीज को हम नेक्स्ट